नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिसके कारण हमारे देश के विकास में लगातार बाधा आ रही है। और आज भ्रष्टाचार पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश की न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये हमारे सिस्टम को कैसे अंदर खाने खाता जा रहा है। बीते दिनों एक मामला सुर्खियों में आया जब एनसीईआरटी के कक्षा 8 की एक पुस्तक में एक चैप्टर था जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात थी, जिस पर हमारे देश के वर्तमान सीजीआई ने सख्त ऐतराज जताया और नाराजगी दर्ज कराई अपनी, जिसके बाद एनसीईआरटी अब उस चैप्टर को हटाने जा रही है। लेकिन क्या चैप्टर हटाने से बात बदल जाएगी? जो वास्तव में भ्रष्टाचार हमारे देश में देखने को मिलता है न्यायपालिकाओं में, उससे हमारे देश को कब निजात मिलेगी? देखिए, न्यायपालिका को लेकर भारत के प्रत्येक नागरिक में जबरदस्त विश्वास है। उसे लगता है कि हमारे लिए जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम अदालत चले जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्याय पैसे की कसौटी पर कसने लग जाएगा तो फिर आम आदमी को न्याय कहां मिल पाएगा। छोटी अदालत लेके, चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इसके ऊपर लोगों के अंदर बहुत विश्वास है, बहुत उम्मीद के साथ आते हैं। लेकिन जिस तरह तारीख पे तारीख मिलती रहती है, उससे आम आदमी को बहुत निराशा होती है। ये सही है कि न्यायपालिका में आज भी तमाम जजों की कमी है। रही बात उस पुस्तक की, पुस्तक में न्यायपालिका के ऊपर आक्षेप किया गया है, इसका विरोध हुआ है। वरिष्ठ दो जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल जी और अभिषेक मनी सिंघवी जी, इन दोनों लोगों ने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया और माना कि ये शायद गलत हो रहा है। मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया है कि शायद गलत हो रहा है। मेरा स्पष्ट मत है, स्पष्ट कहना है, कोई संस्था करप्ट नहीं होती, करप्ट व्यक्ति होता है। उस सिस्टम को, उस संस्था को चलाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यायपालिका के लिए भी यही लागू होता है। भारत का एक अभिन्न अंग है वो लोकतंत्र का, तो और उस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो या तो जुडिशरी या भगवान, दो ही रास्ते बचते हैं। तो उन पर, उस सिस्टम को चलाने वाले लोगों पर अंकुश लगना ही चाहिए, किसी भी तरह से अंकुश लगे। मेरा जो भी कुछ कहने का तात्पर्य है, इसका मतलब मैं कोई न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर रहा हूं। न्यायपालिका सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सम्मान है उसका। लेकिन जो सिस्टम न्यायपालिका को जो लोग चला रहे हैं, उसमें कुछ नहीं न कहीं तो भ्रष्टाचार है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये बात सारे एडवोकेट्स भी जानते हैं और सारे जजेस भी जानते हैं। आखिर क्या वजह है कि जस्टिस वर्मा का मामला, जो हाई कोर्ट का थे, जिनके पास इतना धन निकला था, या लखनऊ में जस्टिस शुक्ला थे, क्या हुआ उसमें? सिर्फ कि आप ये केस नहीं सुनेंगे, ये सुनेंगे, ये कोई सजा होती, यही जुर्म अगर हमने किया होता तो हमारे साथ क्या होता? तो इतनी तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना। इसके लिए हाईकोर्ट पे ब्लेम नहीं किया सकता है कि जस्टिस वर्मा ने गड़बड़ किया तो हाईकोर्ट को ब्लेम किया जाए, या जस्टिस शुक्ला ने लखनऊ में गड़बड़ किया तो हाईकोर्ट ब्लेम किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने किया तो सुप्रीम कोर्ट किया जाए। ब्लेम व्यक्ति पर किया जा रहा है, उस संस्था को चलाने वाले लोगों पर किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात हो रही है और न्यायपालिका में खासकर ये देखा जाता रहा है। हमारे देश में एक बहुत फेमस डायलॉग कहा जाता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। लोगों को न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है, उनका कह सकते हैं कि बहुत भरोसा रहता है न्यायपालिका पे। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो, लोगों को एक आस रहती है कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, हम आपके खिलाफ ऐसे वहां पे केस लड़ेंगे। लेकिन जब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला सामने आता है, जिनके घर में करोड़ों कैश मिला, 1 साल होने को आया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई फाइनल रिपोर्ट तक सामने नहीं आई। ऐसे तमाम उदाहरण है जहां पे कहीं ना कहीं जो जज है, उनकी जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रही। संभल के सीओ अनुज चौधरी पे एफआईआर के जिस जस्टिस ने आदेश दिए, 24 घंटे के बाद उनका डिमोशन हो गया, उनको उनके स्थान से हटा दिया गया। तो ऐसे माहौल में आज के समय में क्या वास्तव में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम दिखाई देती है, या फिर न्यायपालिका पे भी कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक रूप से दबाव है और कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्टाचार की पूरी तरह से बेड़ चढ़ी हुई दिखाई दे रही है? अब ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं तो क्या है? एक तरफ संभल के मामले में आपने संबंधित जज साहब को, सीजीएम को हटा दिया, तुरंत डिमोशन कर दिया, और दूसरी तरफ इलाहाबाद में जैसे उन्होंने 156(3) के लिए आदेश जारी किया, सैनी जज साहब ने तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो क्या है? इट मीन्स पॉलिटिकल प्रेशर है ये। तो अगर न्यायपालिका, देखिए रिश्वत कई टाइप के है ना, कैश में है, काइंड्स में है, प्रेशर में है, इट्स आल्सो कॉल्ड रिश्वत।
हम कोई दबाव बना रहे हैं तो ये भी तो रिश्वत का एक पार्ट है ना। तो जब संभल में 156(3) में एसपी ने कहा कि नहीं हम मुकदमा नहीं लिखेंगे, और फिर वही 156(3) में वहां मुकदमा लिखेंगे, तो ये क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था, और जेल के ऊपर पहले लिखा होता था, इधर हमने नहीं देखा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप जो हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, व्यक्ति ने किया है, किन कारणों बस वो काम उसने किया है, वो तो अवॉइडेबल है, लेकिन जो किया जा रहा है, जो पाप हो रहा है, यानी कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे यकीनन घृणा की ही जानी चाहिए। और इसको लेकर अगर जुडिशरी ये समझती है कि हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लग रहे हैं, आरोप संस्था पे लग रहे हैं, उस कार्यप्रणाली को चलाने वाले लोग लग रहे हैं। छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई कहीं ना कहीं इस लपेटे में तो है ही है ना। छोटे स्तर पर चले जाइए तो रिश्वत को तो बाजार गर्म है ना। जो करप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो जिसमें 182 देश हैं, भारत 91 नंबर पे है। ठीक है, इधर थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है हमारा, हम थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन करप्ट तो है ही ना। करप्शन वाली गिनती में, सीढ़ी में हमारी गिनती तो हो रही भारत की, 91 नंबर पे हम हैं, कोई बहुत पाक साफ नहीं है। इसलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को अगर पीड़ा हुई तो उस पीड़ा में हम भी उनके साथ हैं, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है और ये कमी दूर की जानी चाहिए किसी भी स्तर से, किसी भी तरीके से, चाहे विधायिका करे, चाहे न्यायपालिका करे, चाहे कोई करे, लेकिन होना चाहिए ना। आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो विधायिका है, कार्यपालिका के ऊपर भी सवाल उठते रहते हैं, तो न्यायपालिका आप ही के ऊपर हमारा दारोमदार है, तो आप भी अगर इतनी छोटी छोटी बातों को इसको लेकर आप कहेंगे कि हम किसी को इस तरह की किसी संस्था पर हमला नहीं करने देंगे, तो उचित नहीं है। संस्था पे हमला नहीं, कि संस्था चलाने वाले लोगों पर हमला है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीशों के बीच में, माननीय न्यायाधीशों के बीच में एक होड़ मची है कि किसी तरह जो सत्ताधारी लोग हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनके हित में फैसला किया जाए, और इसके बाद जब वो अपने करियर के अंत में आते हैं तो उनको सत्ताधारी पार्टियों की ओर से राज्यसभा भेजे जाने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। हमने पिछले समय में देखा जब राम मंदिर का फैसला तत्कालीन सीजीआई गगोई ने सुनाया, उसके बाद उनको राज्यसभा दी गई। वो वर्तमान में बीजेपी से राज्यसभा है। कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आए जिसमें जो जज हैं रिटायर होने के समय, चाहे हम यहाँ पे जज की बात करें या तमाम IAS IPS अधिकारी भी जो अपनी ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, जो नौकरी छोड़ के आज वर्तमान समय में सफेद पोस्ट में आ गए हैं और वो मंत्री बन के और कहीं पे सांसद बन के जो है राजनीतिक सफर का अपने आनंद ले रहे हैं और अपनी कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो क्या जो न्यायाधीश हैं उनके भी मन में ये भावना आ जाती है कि अब उनको अपने भविष्य को सोचना है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल चाहत भी उनकी इस पर हावी होती नजर आती है? देखिए, वो एक दिन में पार्टी में नहीं शामिल होते हैं, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे जुडिशियल सिस्टम का आदमी हो। इसका मतलब उनकी सोच 10-5 साल पहले से ही बनने लगती है कि हम प्रो बीजेपी हैं, प्रो कांग्रेस हैं, प्रो समाजवादी हैं। ये दिमाग में उनके आने लगता है, और इसका असर क्या हो गया? इसका असर उसके निर्णयों पर भी पड़ेगा, जो वो निर्णय लेते हैं, जो पत्रावली पे वो अंकित करते हैं। IAS IPS है तो पत्रावली पे जो अंकित करता है अपनी टिप्पणी, तो उसमें कहीं न कहीं झुकाव तो आएगा ही ना। और यही बात जुडिशरी पर भी लागू होती है। जब हम माइंड सेट किए हुए हैं कि हमको रिटायर होने, हमारा बातचीत चल रही, खाली माइंड नहीं सेट किए हुए हैं, हम ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, बातचीत चल रही है कि जैसे आप ये जजमेंट है, ये 3-4 हमारे फेवर में आपके लिए, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो हम आपको राज्यसभा में ले लेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे जो जजमेंट हम देंगे एज ए जज, तो वो कहीं ना कहीं तो प्रो होंगे ना, आपके समर्थन में होंगे ना। और यही बात IAS IPS करते हैं। पहले से वो 10 साल पहले से प्लान करने लगते हैं कि हमको इस पार्टी के साथ जुड़ना है, तो जो आदेश होंगे, निर्देश होंगे, वो उस पार्टी को ध्यान में रखते हुए होने लगते हैं। तो फिर माइंडसेट कर रखा है आपने। तो ये परंपरा, जैसे अभी आपने कहा है ना, एक नियम लेके आप आ रहे हैं ना केंद्र सरकार का, कि वो ये बात कि जनरल रणबड़े जी की किताब के ऊपर आई थी कि उससे रिटायर होने वाला जो लोग हैं 20 साल तक कोई किताब नहीं लिख सकेंगे। तो फिर ऐसा इसमें भी होना चाहिए कि रिटायरमेंट के 20 साल बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब बात आ जाएंगी तो फिर पारदर्शिता सामने आ जाएगी। जब बात आज न्यायपालिका की हो रही है तो एक नोएडा का निठारी कांड याद आता है, जिसमें एक बहुत बड़ा उस समय का चर्चित कांड था और उसके जो आरोपी हैं जिनको करीब 20 साल तक जेल में रखा गया, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, मोहिंदर सिंह पुंडेर, वो रिहा हो गए। कोर्ट ने 20 साल बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया। ऐसे ही आपको हाल ही में याद होगा, दिल्ली के
तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को रातों रात जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उनको जेल में रखने दिया, कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। 6 महीने बाद चुनाव संपन्न हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बना ली। अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब सब बाहर है, अब सब पे कोई इल्जाम नहीं है। क्या वास्तव में हमारा देश का जो कानून कहता है कि 100 जो गुनहगार हैं वो भले छूट जाए लेकिन एक बेकसूर को सजा ना हो, तो क्या वर्तमान में बेकसूरों को भी सजा होती है? और कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला भी देखिए लगातार ट्रायल कोर्ट में रहता है, या वो दोषी हैं या फिर नहीं दोषी हैं, इसका फैसला जरूर आने वाले समय में होगा, लेकिन वर्तमान में वो जेल में सजा काट रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो वो सजा काट रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका को एक तरह से सवालों को घेरे में रखा जाता है। 20 साल तक एक व्यक्ति हत्या के आरोप में जेल में रहा और 20 साल बाद उसको जमानत मिल गई, पता चला कि उसकी सजा जो है दोष मुक्त हो गई, उसका कोई दोषी नहीं था। हमने तमाम मामलों में ऐसा देखा, आजम खान साहब के साथ ऐसा हुआ और तमाम मामले जो हैं वो फैजाबाद का एक था जिसकी बेटियों की सब गिरा दी गई थी रेप में। सपा के नेता थे, अयोध्या चुनाव, मिल्कीपुर चुनाव के बाद उनकी पूरे कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया, डीएनए उनके नौकर राजू से मैच हुआ और सपा नेता का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो आनंद फानन में वहां के प्रशासन ने जमीन दोष कर दिया। तो इस तरह से जो तत्काल एक्शन के लिए जो इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं न्याय जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं बेकसूरों के साथ अन्याय वर्तमान में समाज में देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा है। सबसे पहले तो जुडिशरी को अगर ये पीड़ा हुई है तो उनको इस तरह के कोई कार्यक्रम तय करना चाहिए जिससे इस तरह के ब्लेम न लगे। इतना अच्छा खासा पैसा मिलता है, कोई हल्की फुल्की सैलरी नहीं मिलती, तो हम उससे पाक साफ रह सकते हैं। आखिर क्या वजह है? मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं। एक जिले में एक सीजीएम आता है, मैं राजधानी में रहता हूं, राजधानी की बात करता हूं, यहां एक सीजीएम होता है जो न्यायिक प्रक्रिया का पहली सीढ़ी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। लखनऊ का इतिहास में बताता हूं, जो भी यहां सीजीएम आ गया, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनकी कोठी गोमती नगर में खड़ी जाती है। कहां से आ जाता है इतना पैसा? 3 साल यहां रह ले, कोठी बन गई, कैसे हो जाता है? कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हो रहा है ना। कहां हो रहा है, किसके जरिए हो रहा है, कौन कर रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता। किस केस में किया गया ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में बात है तो है ही ना कि सिस्टम करप्ट है। तो सवाल यहां सिस्टम के करप्शन पे है, सिस्टम करप्ट है, व्यक्ति के ऊपर हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। सीजीआई दूध के धुले हैं, पाक साफ हो सकते हैं, सादर प्रणाम है उनको, न्यायपालिका पर सबको गर्व है, लेकिन जो व्यक्ति इस सिस्टम को गंदा कर रहा है, दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सार्वजनिक रूप से दिखनी भी चाहिए। जितना भी बड़ा आदमी है, जितनी ऊंची पोस्ट पे, अगर वो करप्ट है तो उसकी भी बदनामी उतनी बड़ी लेवल पे होनी चाहिए आम आदमी को, ताकि भविष्य में आदमी उससे सतर्क रहे। तो मेरा इसमें तो यही कहना है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भावनाएं अगर इससे वो हुई हैं तो मानी सी बात है कि वो पार्ट हटा दिया जाएगा कि जो जुडिशरी सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट की बात है, हट जाएगा। लेकिन हट जाने से वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि जज साहब के हस्तक्षेप से, किताब से वो प्रश्न जो भ्रष्टाचार से जुड़ा था, जिससे हर आम आदमी पीड़ित है, उसको हटा दिया गया। धारा 151 शांति भंग का एक चालान होता है, उसकी जमानत के लिए न जाने लोगों को कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके जमानत नसीब होती है। हत्या, मर्डर और तमाम केस है, उनमें तो दाम कई गुना बढ़ जाता है। ये वर्तमान में न्यायालयों की स्थिति है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और अब ये भ्रष्टाचार केवल रिश्वत तक ही सीमित नहीं रहा, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, पेपर पहले लीक हो जाते हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार है, आरक्षण में भ्रष्टाचार है देखने को मिलता है। तो भ्रष्टाचार हमारे समाज में एक कह सकते हैं रीढ़ की जो हड्डी है उसको कमजोर करने में लगा हुआ है और देश की विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में हमेशा से सामने आया और वर्तमान में भी ये समस्या है। इसको हमको और आपको सबको मिलकर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि शासन इसमें चाहे जितने काम करे, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद से भ्रष्टाचार कम करने के प्रयास नहीं करेगा, तब तक मेरा मानना है कि ये हमारे समाज से इस तरह से खत्म नहीं होने वाला है। अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि सब न्यायालयों में जो भ्रष्टाचार है, ये आने वाले समय में कैसे इस पे अंकुश लग सकता है, कैसे समाज इस पे जो है आगे आके इसको रोक सकता है और एज अ पर्सन लोगों को क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, मेरा मानना है, अब कोई कुछ भी कहे कि भ्रष्टाचार नीचे शुरू होता है, लेकिन मेरा मानना है भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। अगर जिलाधिकारी महोदय करप्ट नहीं होंगे तो किसी लेखपाल की हैसियत नहीं कि वो इंतखाब बनाने में या पैमाइश करने में पैसा ले ले। कहा जाता है, स्पष्ट कहा जाता है, जो पैसा ले रहे हैं कहते हैं ऊपर तक पैसा जाता है। कुछ दिन पहले की घटना है, एक थाना सस्पेंड किया गया था पूरब में, तो उसके इंस्पेक्टर ने कहा था कि पैसा वहां भी जाता है, एसपी साहब उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? तो इसका मतलब
पैसा सब कहीं जा रहा है और भ्रष्टाचार ऊपर से हो रहा है। और हम लोग क्या है, छोटे आदमी हैं, हम लेखपाल को देख लेते हैं, बस कंडक्टर ने चवन्नी बचा ली, अठन्नी बच गई उसकी, हमारी नजर उस पर है। कंडक्टर अगर 20 सवारी आई है, 10-10 पैसे 25 पैसे के हिसाब से बचा लिया, इतना पैसा हो गया। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कर रहे हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अंकुश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर लेना चाहिए, बड़ी मछली के ऊपर असर होना चाहिए। छोटी मछली अपने आप चिड़चिड़ा के चुप हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जो टॉप रैंकिंग है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे टेक्नोक्रेट्स हो, चाहे जुडिशरी में हो और चाहे सत्ता प्रतिष्ठान में कहीं क्यों ना हो, इन सबके ऊपर अंकुश लगने चाहिए। कितना पैसा है देश में? अगर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आ रहे थे 14 में, उन्होंने कहा था कि इतना पैसा है कि 15 लाख रुपया तो हर खाते में आ ही सकता है। तो ऐसा नहीं, हमारे देश में पैसे की कमी नहीं। पैसा अगर निकाल दिया जाए तो कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिस्टम के चलते, भ्रष्टाचार के चलते अलमारियों में बंद है। 2000 की नोट जब बंद की गई थी तो कहा गया था भ्रष्टाचार का पैसा निकल आएगा, लेकिन पैसा भरा पड़ा है, आज भी निकला नहीं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।